हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। देखिए, आई होप आप लोग इससे पहले भी अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़े होंगे। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन्स का। ढेर सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन्स को बनाते हैं। ये अमीनो एसिड क्या है, क्या इनका जो है क्या क्या फिजिकल फीचर्स होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किस तरीके से ये डिफरेंट होते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि एक प्रोटीन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए अमीनो एसिड का। अगर ये नहीं रहा तो मतलब वो प्रोटीन जो है उसमें म्यूटेशन आ गई है। अगर ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस सही से नहीं रहा तो क्या होगा कि वो जो प्रोटीन बनने वाला था वो नहीं बनेगा और कोई और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक सी बात है। आई होप आप सभी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और उनके साथ ही साथ में ये जो है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कार्बन जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। कार्बन सेंटर में प्रेजेंट होगा तो कार्बन जो है वो चार कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड होता है। ये तो हमें पता है। सिंगल बॉन्ड अगर है तो इसके पास दो मेन ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। पहला होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आपको ध्यान हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला COOH होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड कहा जाता है। तो ये एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया। अब देखिए अमीनो क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो आप ये समझिए कि अमीनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अलग अलग डिफरेंस जो है अमीनो एसिड्स में लाता है, दैट इज आर ग्रुप। ये आर ग्रुप जो है इसे और क्या कहते हैं? वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, तो आर ग्रुप को और क्या कहा जाता है? वेरिएबल ग्रुप भी कहा जाता है। अब ये आर ग्रुप जो है ना डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन के जगह पे क्या होता है? अगर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आर ग्रुप के जगह पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और ये हो गया स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन जो है सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे इसका जो आर ग्रुप है ना वहां पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से इसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहा जाता है।
अदर देन दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, मेथियोनिन हो गया, वहां पे क्या होता है कि इस आर ग्रुप के जगह पे अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं वो यूज होते हैं। जैसे किसी में CH3 लगा रहता है, किसी में OH लगा रहता है, किसी में जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स जुड़े हुए रहते हैं। तो इस बेसिस पे कौन कैसा है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए एक और चीज ये है कि अमीनो एसिड जो है ना वो कायरल कार्बन होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि कायरल कार्बन का अगर आप बेसिक समझे तो ऐसा कोई कार्बन जब अपने चारों जो उसके ग्रुप्स हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप के साथ अटैच रहता है तब उसे कहते हैं कायरल कार्बन। तो बाकी सब अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है क्योंकि एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और इस आर ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। किसी में OH रहेगा, किसी में जो है CH3 रहेगा। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं सब में कायरल कार्बन रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है दैट इज ग्लाइसिन, जहां पे इसका जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है ना और 2 ग्रुप एक जैसे हो गए। इस वजह से कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ देता है कि जो ग्लाइसिन है वो किस तरीके से अलग है दूसरे अमीनो एसिड से। ठीक है, और इसमें मेन फीचर्स इसका जो कायरल कार्बन क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशंस के थ्रू। अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड चेन प्रेजेंट है और ये जो है ये साइड चेन स्पेसिफिक होता है हर अमीनो एसिड के लिए। और यही जो है मेन डिफरेंस का भी पॉइंट होता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस तरीके से डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन एटम तो होगा ही, अमीनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा। ये जो वेरिएबल साइड चेन है या फिर आर ग्रुप है इसी को क्या कहते हैं? आर ग्रुप या फिर वेरिएबल ग्रुप या फिर साइड चेन। तो ये जो साइड चेन है ना हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है और उसको स्पेसिफिक बनाता है। अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो अमीन ग्रुप है वो कार्बन के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है और अमीनो ग्रुप जो है वो कार्बन के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो भी कार्बन के एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये कार्बन है तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। तो मतलब एडजेसेंट मतलब ठीक एक दूसरे के अगल बगल कार्बन के। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे कहें तो ये जो है अल्फा अमीनो एसिड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम लोग देखें तो अल्फा अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं या अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल नहीं होते हैं, उनका काम प्रोटीन बनाने का नहीं होता है, उन्हें अल्फा अमीनो एसिड नहीं कहा जाता है। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम लोग अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो 20 कॉमन अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि राइबोसोम यूज करता है। किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम क्यों यूज करता है? क्योंकि हमें पता है राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। इस वजह से जो है ये
राइबोसोम्स इन अल्फा अमीनो एसिड्स को यूज करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो 20 अमीनो एसिड है इनका एल कायरैलिटी होता है एट द अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, इनका जो कायरैलिटी रहता है वो एल कायरैलिटी रहता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा अमीनो एसिड जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो अगर आप लोग बात कर देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो गया सेंट्रल कार्बन, ये क्या हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम, ये अमीनो ग्रुप, और ये आर ग्रुप या फिर साइड चेन, ठीक है। तो इसे आप ड्रॉ करिए। चलिए, अब अमीनो एसिड में एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इससे पहले जो आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे वो तो नॉर्मल फॉर्म देख रहे थे ना, लेकिन अगर ये चार्ज आयन ग्रुप में रहा तो तब क्या होगा, जैसे देखिए अगर हम लोग देखें चार्ज फॉर्म में ये अमीनो एसिड जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। वहीं अगर आप देखें तो अमीनो ग्रुप जो है, जो NH2 था NH3 बन गया है, मतलब हाइड्रोजन एटम को ले लिया है और इसके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल पे या तो प्लस चार्ज रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और न्यूट्रल कंडीशन में तो अगर रहेगा तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे, मतलब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये थोड़ी सी बेसिक थी। अब देखिए इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग ज्विटर आयंस को पढ़े तो ज्विटर आयन में होता क्या है कि ऑल्दो जितने भी ये अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, इसे आप अल्फा बना लीजिएगा, तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है वो कॉमनली रिटन होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, जहां पे उसके पास कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, जब ये आयनिक कंडीशन में है, चार्ज कंडीशन में है, तो ये ज्विटर आयंस को फॉर्म करता है या ज्विटर आयन कंडीशन में रहता है, जो कि कैसे लिखा जाता है कि जब अगर NH ग्रुप जो है और COOH ग्रुप जो है अमीनो में अमीनो एसिड का, जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका क्या होती है कि इसके ऊपर चार्जेस आते हैं। अब अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल pH पे देखें कि pH 7.4 रहे और इस कंडीशन में ज्विटर आयंस जो है वो अमीनो एसिड पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसमें होगा क्या कि इस ज्विटर आयन की कंडीशन में इसके ऊपर अमीनो एसिड के ऊपर, कौन से अमीनो एसिड के ऊपर, अल्फा अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो है ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस हैं और ये जो है एम्फोटेरिक नेचर का बिहेव करने लगेगा। तो इसमें होगा क्या कि अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, और जो सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनके थ्रू ये चीजें होती हैं, क्योंकि इनके पास आयनिक कैरेक्टर को जो है, ये जब पोलर सॉल्वेंट में ये अल्फा अमीनो एसिड जा रहा है तो इसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो देखने को मिल रहा
है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो अगर हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये जो है क्या कहलाते हैं, एम्फोलाइट्स कहलाते हैं। अब एम्फोलाइट्स मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप देखें कि ये जो अमीनो एसिड है ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है। कैसे? अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है ना, तो मतलब इसके थ्रू ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर का होगा या एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। ये क्या है, बेसिक ग्रुप है, मतलब ये जो है बेसिक नेचर या बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। तो इसके पास अगर आप देखें अल्फा अमीनो एसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एसिडिक की तरह भी और बेसिक की तरह भी, क्योंकि इसके पास दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो है ज्विटर आयंस को भी फॉर्म कर सकता है, जिसके थ्रू इसके पास दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी आयनिक नेचर की वजह से इनका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर भी होता है। तो ये जो है कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है अमीनो एसिड के अंदर, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। थोड़ा सा पहले बेसिक आप जान लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ बाइंड हुआ होगा, ये लॉन्ग चेन को फॉर्म करेगा और इसका सीक्वेंस बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है। अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो जो प्रोटीन बनने वाला था वो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, इतना हमें पता है। अब अगर हम लोग देखें तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे बाइंड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो जब पॉलीसैकेराइड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है या फिर डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो उसका जो जब वाटर रिलीज होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डाइसैकेराइड बनना है तो अगर वो बनता है, या फिर पॉलीसैकेराइड बनना होता है तो वो बनता है। वैसे ही अमीनो एसिड में क्या होता है, जब प्रोटीन फॉर्मेशन की बात आती है तब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये देखिए एक अमीनो एसिड हो गया ये, और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ये ढेर सारे अमीनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में बनेंगे, और आगे जाके इनकी अगर फोल्डिंग होनी होगी जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीजें होंगी और वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक अगर हम लोग देखें तो ये अटैच कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये जो था ये इसका बेसिक फीचर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है, इसमें क्या चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो अगर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात देखें तो प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं बाय ज्वाइनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। मतलब एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के अमीनो एसिड वाला जो अमीनो ग्रुप है ना उससे जाकर के अटैच होता है, और इसके थ्रू जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता है। तो मतलब क्या है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड टू द अमीनो ग्रुप, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर
अमीनो एसिड के थ्रू होता है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों ही अमीनो एसिड के बीच में, ये किसके थ्रू होता है? इस समय पे एक चीज का एलिमिनेशन होता है एंड दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के थ्रू जो पेप्टाइड बॉन्ड है या इसे पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, उसका जो है वो फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। ये क्या है? अमीनो एसिड है ना, इससे मान लीजिए एक और अमीनो एसिड जो है वो बाइंड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है NH2 को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। अब इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहां से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। सॉरी, यहां से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहां से OH ग्रुप जो है मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम यहां से आएगा। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप से OH ग्रुप निकल रहा है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है और अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे ना। H2O निकल गया ना इनसे। अब ये जब H2O इन दोनों के बीच में से निकल गया तो क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहां से निकलेंगे और बाकी इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से हुआ है? वैसे तो बहुत सारे बेसिस पर अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ग्रुप जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट है, या फिर चार्ज ग्रुप उसके जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है उस बेसिस पे, या फिर एसिडिक है या बेसिक है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनल बेसिस पे देखें कि अमीनो ग्रुप जो है या अमीनो एसिड्स जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, तो न्यूट्रिशनल बेसिस पर 3 तरीके के अमीनो एसिड्स जो है वो जो है रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इसेंशियल, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल और तीसरा होता है कंडीशनली इसेंशियल। तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करता है उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। इसलिए इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें बाहर से डाइट के थ्रू लिया जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं हो रही है, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होंगे? ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रहा है और एकदम प्रॉपर अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा है, उसे जरूरत नहीं है कि उसे डाइट के थ्रू लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन हो गया, जैसे कि फास्टिंग की कंडीशन है या फिर बहुत ज्यादा जो है इलनेस की कंडीशन है, जहां पे उस समय पे उस अमीनो एसिड की जरूरत बॉडी को पड़ रही है और उसे जो है बाहर से डाइट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू उसे बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, उसे कंज्यूम किया जा रहा है। तो उस समय पे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे उसकी रिक्वायरमेंट है, इस वजह से उसे कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों का बेसिक समझ में आया होगा। अब देखिए न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, जो अमीनो एसिड्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड हुए हैं? वो डिवाइड हुए हैं 3 क्लासेस में। पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है कंडीशनली इसेंशियल, या कंडीशनली कहीं कहीं पे लिखा रहता है, आप कंडीशनली इसेंशियल लिखिए, ठीक है।
कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा होता है, और जो तीसरा है वो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी नहीं सिंथेसाइज करता है, और उसे जो है जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है तो वो जो है बॉडी के अंदर नहीं मिल रहा है, वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, उसे डाइट के थ्रू लेना जरूरी है, इस वजह से इसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो चलिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को सबसे पहले समझते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से बॉडी जो है सिंथेसाइज कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें आसानी से सिंथेसाइज जो है बॉडी करती है। अब ये अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी सिंथेसाइज करती है, उसका सिंथेसिस बॉडी के अंदर होता है, उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। अब ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं? तो फॉर एग्जांपल एलानिन हो गया, एस्पैराजीन हो गया, अर्जिनिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, या फिर ग्लूटामिक एसिड हो गया, सिस्टीडीन हो गया, ग्लूटामीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन। ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, बॉडी इसे सिंथेसाइज करता है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, क्योंकि इनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं होती है, और इसी वजह से इसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब इन कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड हैं? कभी कभी जो है डायरेक्ट पूछ देता है कि नेम द इसेंशियल या फिर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, या फिर कभी कभी अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें मान लीजिए जैसे है कि एलानिन दे देगा, ठीक है, और पूछ देगा कि ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन इसेंशियल है, या कंडीशनली इसेंशियल है, या जो भी हो, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि एलानिन है तो मतलब ये नॉन इसेंशियल है। अगर एग्जांपल में दिया हुआ है ल्यूसीन तो मतलब ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? सबसे पहला जो है वो है आइसोल्यूसिन, फिर उसके बाद आता है हिस्टिडीन, फिर लाइजीन, ल्यूसीन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और वैलिन। ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसे आप नोट करिए। अब हम लोग समझते हैं कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं। कहीं कहीं पे जो है ना क्लासिफिकेशन कुछ बुक्स में डायरेक्ट ऐसे भी दे दिया रहता है कि जैसे 20 अमीनो एसिड है तो 9 अमीनो एसिड जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनको एक में रख देगा, और बाकी के जो बचे हुए 11 हैं उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में रख दिया जाता है। इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और कहीं कहीं पे जो है ये 3 सेगमेंट्स में क्लासिफाई रहता है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और कंडीशनली इसेंशियल। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये इसेंशियल होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक केस या फिर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है या इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सर्टेन केसेस में जरूरत पड़ती है, जैसे कि सम अमीनो एसिड जैसे अर्जिनिन हो गया या हिस्टिडीन हो गया, ये जो है ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और इन ये जो है सिंथेसाइज सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहे हैं ग्रोथ के लिए। तो जब बॉडी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, ग्रोथिंग फेज में अगर बॉडी है और उस समय पे इन अमीनो एसिड की जरूरत है, और बॉडी सिंथेसाइज कर रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रही है जितने की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में इन अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और इसी वजह से इन्हें कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर रखा गया है। तो इस समय पे ये इसेंशियल हो जाते हैं उस ग्रोइंग जो है ऑर्गेनिज्म के लिए, और ज्यादातर जो है ये ग्रोइंग चिल्ड्रेन या फिर प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के समय पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से इन्हें कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर रखा गया है। उसके बाद टायरोसिन जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फिनाइलएलानाइन, ये जो है एक डाइट
के थ्रू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिफिशियंसी अगर हुई फिनाइलएलानाइन की तो टायरोसिन जो है वो भी उसकी भी डिफिशियंसी होने लगेगी, और इस वजह से इसको एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल डाइट से लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आती हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड को और हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो साइड चेन्स प्रेजेंट है उन बेसिस पे किस तरीके से जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिवाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नॉन पोलर साइड चेन्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं। तो नॉन पोलर साइड चेन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ग्लाइसिन आता है, क्योंकि उसका जो आर ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम। एलानिन आता है क्योंकि उसका आर ग्रुप जो है वो CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद वैलिन आता है, आइसोल्यूसिन आता है, फिनाइलएलानाइन आता है, ट्रिप्टोफैन आता है, प्रोलीन आता है, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन आते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग पोलर साइड चेन्स की बात करें, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिसमें जो साइड चेन है या आर ग्रुप है वो कैसा है, पोलर नेचर का है, तो इसके अंदर एस्पार्जीन, सेरीन, ग्लूटामीन और थ्रियोनिन आते हैं। तो इनका जो पूरा एग्जाम्पल और उनका जो साइड चेन है इसे आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि या तो क्लासिफिकेशन पूछेगा तब तो आपको बनाना ही है, ठीक है, पोलर या नॉन पोलर चेन पे अगर क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो। लेकिन उसके साथ साथ भी कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रिप्टोफैन का डायग्राम बनाइए और उसके बारे में कुछ फीचर्स लिख दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उन सारे अल्फा अमीनो एसिड्स का आप स्ट्रक्चर जो है अच्छे से याद करिएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब अगर हम लोग नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप के बेसिस पे देखें तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन और आइसोल्यूसिन इसके अंदर आते हैं। सेकंड अगर हम लोग देखें कि पोलर है साइड चेन और वो जो आर ग्रुप है वो अनचार्ज आर ग्रुप है, तो उसके अंदर सेरीन आएगा, थ्रियोनिन आएगा, सिस्टीन आता है, और उसके साथ साथ में अगर हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करें जो कि पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, तो लाइजीन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप को देखें तो नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। फर्दर अगर हम लोग अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन को देखें एसिड और बेसिक जो साइड चेन्स हैं उनके बेसिस पे, तो ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास आर ग्रुप प्रेजेंट है और वो एसिडिक नेचर का है, इस वजह से उन्हें एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाता है। और ऐसे भी कुछ अमीनो एसिड हैं जिनके पास बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, इस वजह से उनका जो वेरिएबल ग्रुप बेसिक नेचर का है, तो इस वजह से उन्हें बेसिक अमीनो एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एसिडिक साइड चेन्स की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड, उसमें क्या होता है, एस्पार्टिक ग्रुप जो उसका जो वेरिएबल है या आर ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से उसे एसिडिक अमीनो एसिड या एसिडिक साइड चेन के अंदर रखा जाता है। उसके साथ ही साथ में ग्लूटामिक एसिड के साथ भी ऐसे ही है। बेसिक अगर साइड चेन की बात करें तो अर्जिनिन हो गया, हिस्टीडीन हो गया और लाइसिन हो गया, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप या जो साइड चेन है वो बेसिक नेचर का है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आई होप अभी तक आपको जो अमीनो एसिड का जो बेसिक था और जो प्रॉपर्टी है, किस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से न्यूट्रिशनली ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं
इनके लिए एक स्पेसिफिक एब्रिविएशन का यूज किया जाता है और स्पेसिफिक सिंबल का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर सिस्टीडीन है, ठीक है, तो सिस्टीडीन का जो एब्रिविएशन है वो क्या है और इसका जो साइन है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एलानीन है तो इसे ALA से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एब्रिविएशन है। और ये जितने भी अमीनो एसिड है ना, सबका 3 लेटर का एब्रिविएशन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग लेटर या सिंबल की बात करें जिनके थ्रू इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कैपिटल A। अगर अर्जिनिन की बात करें तो इसे ARG जो है इसका एब्रिविएशन है और R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एस्पैरेजिन को ASN से रिप्रेजेंट किया जाता है एब्रिविएशन में और इसका सिंबल जो है वो है N। एस्पार्टिक एसिड का एब्रिविएशन ASP है और इसका जो सिंबल है वो है D। सिस्टीडीन का CYS एब्रिविएशन है और C से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लूटामिक एसिड को GLU और इसका जो सिंबल है वो है E। ग्लूटामीन GLN और इसका सिंबल Q है। ग्लाइसिन को अगर आप देखें तो GLY और इसका जो सिंबल है वो है G। हिस्टिडीन क्या है HIS और इसका जो सिंबल है वो है H। ल्यूसीन को अगर आप देखें तो LEU जो है इसका एब्रिविएशन है, उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल L। और आइसोल्यूसिन का क्या है ILE और इसका जो सिंबल है वो है I। तो आप पूरा देखिए, पूरा 20 अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें आप ड्रॉ कर लीजिए और इसे आप याद रखिएगा। ज्यादातर क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो तो आपको याद करने होंगे क्योंकि वो अलग अलग हैं, और बाकी अगर आप एब्रिविएशन को देखें तो ज्यादातर में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ग्लाइसिन है तो इसका जो शुरू का 3 लेटर है वही एब्रिविएशन में यूज होता है। लेकिन ये जो है ट्रिक ये हर में नहीं एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे, जैसे कि अगर आप एस्पैरेजिन को देखें तो एस्पैरेजिन में क्या होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग तो ASP होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है ASN है और इसका सिंबल भी क्या है, इसका सिंबल भी N होता है। तो ये जो रूल है ये कुछ कुछ अमीनो एसिड्स पर एप्लीकेबल होते हैं, बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए आपको याद करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमीनो एसिड्स में जो है जो 2 चीज जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए या 2 चीज जिसके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए वो यही होती है कि 3 लेटर्स के जो एब्रिविएशन है और सिंबल्स हैं, अलोंग विद दैट जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सबके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जो है, ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके अकॉर्डिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर होता है। और ये कैसे पता होगा, जब आपको साइड चेन पता होगा। मिथ्योनिन और सिस्टीडीन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, और ये सारे क्वेश्चंस आपका अगर स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर आपको पता है कि R ग्रुप कौन सा है किस अमीनो एसिड में, तो आप आसानी से उसको दे सकते हैं आंसर उसका, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है। नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी जिस कंपाउंड को आप पढ़ रहे हैं उसका नाम, कि किस तरीके से उसे नाम रखा जाता है उसका, या फिर किस बेसिस पे उनके जो है रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके नेम्स जो हैं वो रखे जाते हैं। तो अगर हम लोग अमीनो एसिड की बात करें तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ना उनके ट्राइबल नेम्स होते हैं। अब अगर हम लोग इनको देखा जाए तो ग्लाइसिन से समझते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसका जो नाम है या इसका जो नेम है वो होता है एसिटिक एसिड या फिर 2 अमीनो इथानिक एसिड। और ये जो है इस बेसिस पे रखा गया है कि किस तरीके से इसमें ग्रुप प्रेजेंट है, क्या एटम्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसका नाम जो है वो रखा गया है।
अब ये जो ट्राइवियल नेम्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके प्रॉपर्टी को, कि आखिर जो कंपाउंड है उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या सोर्स है, किस बेसिस पर इसे ये नाम दिया गया है। तो नोमेनक्लेचर जितने भी आप ज्यादातर देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका ट्राइवियल नेम है और उसका जो भी नाम रखा गया है, उस नेम में ही उसका इंट्रोडक्शन या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइंड होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन जो है वो स्वीट टेस्ट का होता है और ग्रीक वर्ड में जो है ग्लाइकोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्वीट इन नेचर। टायरोसिन की अगर हम लोग बात करें तो टायरोसिन जो है वो चीज से डिराइव्ड होता है और ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज। तो मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इन्हें जिस भी लैंग्वेज से लिया जाता है तो उस लैंग्वेज में उस चीज का क्या मतलब होता है और इस अमीनो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस बेसिस पर ही ये जो नाम है वो दिए जाते हैं। और ज्यादातर अगर आप देखें तो जितने भी जब भी नोमेनक्लेचर की बात आती है तब ग्रीक या लैटिन वर्ड से ही ये नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स या ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं ये डेथ लैंग्वेज कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिनमें एक बार जो बन गया वो बन गया, इसमें फर्दर चेंजेस नहीं आते। इनके जो वर्ड्स हैं जो एक बार वेल डिफाइंड हो गए वो हो गए, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से ज्यादातर जितने भी नोमेनक्लेचर होता है या फिर कुछ भी नेमिंग देना होता है किसी भी चीज को तो वो ज्यादातर ग्रीक या लैटिन वर्ड से ही डिराइव्ड होता है कि अब बस ये जो नाम पड़ गया इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। इसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है या फिर जो केमिस्ट्री है अमीनो एसिड्स को के बारे में उसको हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन्स का। तो इट्स द अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि नेचुरली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और ये क्या कहलाते हैं? प्रोटियोनाइजिक या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या फिर अल्फा अमीनो एसिड, जो कि यूनिवर्सल जो जेनेटिक कोड है उनके द्वारा कोडेड रहते हैं। अब ये जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं इनमें से जो 10 स्टैंडर्ड अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जैसे लाइसिन, मिथ्योनिन, ये सारे ये क्या कहलाते हैं? इसेंशियल। और ये ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये हमें पता है कि इसे जो है डाइट से लेना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए वाइडली यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम्स की तरह यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हार्मोन्स की तरह यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सेवरल जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें एज इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। तो प्रोटीन जो है ना एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने वाला बायोमोलिक्यूल है और बॉडी के अंदर इसके अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इसका जो नीड है वो बॉडी को होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो सिंगल बायोमोलिक्यूल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ये ज्यूटर आयन होता है, किस तरीके से इसे एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। किस तरीके से इसके जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन है ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो कोर्स है उसे आप कंप्लीट करें, अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ें, तो आप हमारे नवोत्थव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और जो नोट्स हैं हर जो भी सब्जेक्ट है जो भी और आपके टॉपिक्स हैं उसके अच्छे से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी और विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।